ठीक है। राव खालिद साहब, हम देखते हैं कि हर थोड़ी दिन बाद ये हडल होती है दुबई के अंदर एक, और जो अहम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये बात आबिद साहब की, सलमान आबिद साहब की, कि असल में सियासतदानों के हाथों में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये हडल होती क्यों है? क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पर? देखिए, वो बातें होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो छुपाना मकसूद है। यहाँ पे तो आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होती है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, टेप्स निकल आती हैं उसकी। और इस तरह से दो पहलू हैं इसके। एक तो यकीनन यही पहलू है कि वो रिकॉर्डिंग से बचना चाहते हैं कि बाद में हमारे खिलाफ वो बातें इस्तेमाल ना हो जो हम गुफ्तगू करते हैं आपस में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस होनी है पॉलिटिकल हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से, तो वो शहबाज शरीफ साहब से भी हो सकती है डिस्कस, और उसको कन्वे किया जा सकता है। वो राब्ते में रहते हैं, किसी अपने नुमाइंदे को भेज के मियाँ साहब को एतमाद में ले सकते हैं और उनको बता सकती है। लग ये रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी शायद कुछ बातें बताना मकसूद नहीं है उसमें से, कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है और क्या सेटलमेंट हो रही है। वो कौन सी बात है? अल्टीमेट उनको कन्वे किया जाएगा। और इसकी मैं मिसाल आपको ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात चल रही थी तो उस वक्त भी लंदन में ही मुलाकातें हो रही थी, और लंदन प्लान उसको कहा जाता था कि एक लंदन प्लान के तहत ये चीज़ें हो रही है। और ये अभी जो चेंज हुई इसको भी लंदन प्लान के ज़रिए ही किया गया, और यही कहा जाता है उसके बारे में। तो उस वक़्त वहाँ पे सारी जो भी मुलाकातें हुई, जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान में ये जो PMLN की पार्लिमानी पार्टी के अंदर कन्वे किया गया कि हमने इसको वोट करना है एक्सटेंशन के बिल को, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, जिसपे शायद खाकान अब आसिफ साहब जुज़बुज़ हुए और उनकी आपस में इतनी तलखी हुई कि बहुत अरसा तक टॉकिंग टर्म्स पे नहीं रहे। अभी भी नाराज़ रहते हैं एक दूसरे से। वो कहते थे कि जी हमें क्यों नहीं बताया गया, ये आप क्यों हमें बता रहे हैं इस तरह से। तो ये एक प्रेसिडेंट बहरहाल मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने फ़ैसले यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते। किस खौफ में मुब्तला हैं, किस वजह से नहीं कर सकते, ये बहुत ही एक कह लें कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और पाकिस्तान के इवन मुस्तकबिल के लिए। तो इसमें बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं अगर आप बाहर बैठ के बातें करेंगे, वहाँ से मामला तय करेंगे। जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने कहा, पाकिस्तानी अवाम तो कहीं मैटर नहीं करते इसमें, और उनका कहीं जिक्र ही कोई नहीं है। इवन इलेक्शन भी जब होंगे तो शायद उनको उस तरह से अपना इजहार राय करने का मौका भी ना मिले। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान की एक कह लें अच्छी या बुरी तारीख है। लंदन प्लान 1972 में भी एक बना था, जब अताउल्लाह बेंगल साहब, वली ख़ान और बुगटी साहब पे इल्ज़ाम लगा था कि शेख मुजीबुर रहमान से मिल के वहाँ पर 1972 में वो बलूचिस्तान की अलहदगी का मनसूबा बना रहे हैं। भुट्टो साहब ने उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन भी किया था। फिर उसके बाद ये जैसा मैंने बताया एक्सटेंशन वाला लंदन प्लान था, फिर तहरीक अदम एतमाद वाला लंदन प्लान था। और लंदन प्लान आप चेयरमैन PTI आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि वहाँ पे वो, बल्कि हमें कुछ सोर्सेज से ये बताया गया कि इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, वहाँ हुसैन हक्कानी को बुलाया गया, वो मुलाकात हुई। तो ये इस किस्म के मंसूबे जो होते हैं, जो पाकिस्तान से खुफिया रखने होते हैं, तो वो बाहर ही बनते हैं ज़्यादा। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, जिन पार्टियों को 2017 की मरदमशुमारी के हिसाब से इलेक्शन कराने पर एतराज़ात हैं, अगर हुकूमत ना मानी तो फिर वो क्या लाहे अमल अपना सकते हैं? देखिए, 2018 में भी इसी किस्म के इतराज़ात थे कि इस पे होने चाहिए इलेक्शन, इस पे नहीं होने चाहिए। तो ये मामला चलते रहते हैं। मरदमशुमारी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतना बड़ा इशू बन जाती है, हालांकि ये पिछले कोई 100 साल से भी ज़्यादा से हो रही है। 1881 में शुरू होता है पहली दफ़ा मरदमशुमारी का प्रोसेस, हर 10 साल बाद होनी होती है। हम एक पता नहीं क्यों नॉर्मल तरीके से हम काम करने के आदी नहीं रहे। हमने कान को दूसरे घुमा के पकड़ना है, सीधा हमने कभी नहीं पकड़ना। आइन की बात हो रही थी तो मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, तो 2000 से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो फैसले आते हैं आइन के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ऊपर फैसले दे के मुख्तलिफ एक ही इशू पे मुख्तलिफ किस्म के एक आइनी फ़िरका वारियत पैदा कर दी है। इतना इख्तलाफ आ गया उसके अंदर, जिस इंटरप्रिटेशन कर करके, तो उसको मिसयूज़ किया जाता है। कभी कहीं पे मिसयूज़ किया जाता है, कभी कहीं पे किया जाता है। अब अगर मरदमशुमारी के ऊपर हम अगर करें, उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या जो इस पे सारे मुतमईन है, नहीं है, ये सबको पता है। तो फिर इसके ऊपर इसको नोटिफाई करने की क्या ज़रूरत है?
अगर आप इसको नोटिफाई करते हैं तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में होनी है, उसमें 2 आपके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स वक्त बैठे हैं, या आगे चल के अगर रेजोल्यूशन के बाद जाके इसको रेटिफाई किया जाता है तो फिर सारे केयर टेकर जो होंगे, मुश्तरका मफादात कौंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें सूबों की और मरकज़ की नुमाइंदगी होती है, और उसमें मुख्तलिफ नुमाइंदे अपने अपने सूबों के हवाले से चाहे शेयर लेना हो उन्होंने, चाहे उन्होंने बाकी मामलात करने हो, सीटों का मसला होता है जैसे असेंबली की, तो वो रिप्रेजेंटेटिव लोग होंगे, तो फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल इसको रेटिफाई करेगी और इसकी बुनियाद पे आगे चीज़ें तय होंगी, तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। ये तो सॉरी टू कट यू राव सर, अदरवाइज मेरे ख्याल वो हो ही नहीं सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं हो सकती जब तक मर्दमशुमारी अप्रूव CCI नहीं करती आपकी और वो नोटिफाई नहीं होती, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इसको केयर टेकर से करवाना ये एक बड़ा जुल्म होगा, और अगर ये आप करवा लेते हैं तो उससे पेंडोराज बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप क्या उसमें सीटों के बढ़ाने की बात की जाती है, अगर तो सीटों के बढ़ाने की बात करती जाती है, फिर जैसे हिलाली साहब कहते हैं 1.5 साल तो फिर कहीं नहीं गया, तो वो सीटें बढ़ेंगी तो पार्लियामेंट सेशन में होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगी, नई सीटों को वो गिनेगी, 342 से बढ़ाएंगी, तो वो उससे आईनी अमेंडमेंट के तहत हो सकती है। अगर ये तय करते हैं कि यही जो भी सेंसस है इसी की बुनियाद पे होगा, फिर हल्का बंदी आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए 4 से 5 महीने दरकार है। तो क्या लोग मुतमईन होंगे उसके ऊपर? फिर हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात होंगे, अभी मर्दमशुमारी के ऊपर एतराज़ात है, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। सिर्फ अगर तो किसी को केयर टेकर इक़्तिदार को तूल देना है, इंतखाबात पे ताख़ीर करनी है, फिर तो ये सारा कुछ अच्छा जवाब, फिर ये अच्छा जवाब है ना। कोई अगर थोड़ी सी अगर हमारे यहाँ कोई वो जिसको कहते हैं अकल मत रह गई है बाकी, तो हमें टाइमली इलेक्शन कराने चाहिए, पॉलिटिकली स्टेबल करना चाहिए मुल्क को, ताकि बाकी मामलात भी ठीक हो सके। जी, मैं तो ये कहूँगा कि हम देखें कासा गदागरी लिए दर दर फिर रहे हैं, और हमारे लक्षण देखें कि हम चाहते क्या हैं, कि खैरात मांग के तो हम हाई फाई लाइफ गुजारे अपनी। इस मुल्क में जो 2 नंबरी हो रही है, सरकारी रिहाइश गाहें हों, गाड़ियाँ हों, उनका इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, टाइम आपके पास थोड़ा है। सिटिंग हमारे चीफ जस्टिस एक रहे हैं जो चेयरमैन PCB भी थे, वो इंटरनेशनल विजिट्स पे 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस पे गए और साथ पे क्रिकेट की भी एक मीटिंग थी, दोनों का उन्होंने अलग-अलग TADA वसूल किया। उसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट दे के, उनके पास अपना घर था, एक और प्लाट था, उन्होंने एफिडेविट दे के कराची में प्लॉट लिया कि मेरे पास कराची में कोई रिहाइश नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई रिहाइश नहीं है। ये रिपोर्टेड स्टोरीज है, अखबारों में छपी हुई हैं। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसा शख्स इस किस्म की 2 नंबरी कर रहा हो सिस्टम के साथ और लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पे आप ये AC ये सारे ये क्या कुछ नहीं करते, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस है, उनको कहें कि आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी आपने मोनेटाइज, आपने इनको वापस गाड़ियाँ दी थी कि आप खरीद लें, और उसके बाद नई गाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी, वो फिर दोबारा से नहीं देनी शुरू कर दी। पहले भी 10-10 लाख की गाड़ी 2-2 लाख में दे दी, अब फिर नई गाड़ियाँ वो लेने पे लग गए। फिर जिन्होंने 9 to 7 दफ्तर में रहना है, 9 to 5, उनके लिए गाड़ियों की फ्लीट रखने की ज़रूरत क्या है? आप सरकारी रिहाइशगाह दी है, वहाँ से आप बसेस चलाए बेहतरीन कंफर्टेबल किस्म की, उनको कहीं सुबह 9 बजे आपको लेके जाएंगे और शाम को 5 बजे आपको पूरी दुनिया में होता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट आपका सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। लोग 200 किलोमीटर से बाहर के मुल्कों में आते हैं जॉब करने के लिए, सरकारी मुलाजिम 200 किलोमीटर से। यहाँ पे 5 किलोमीटर जाना हो तो साहब के 2 गाड़ी आगे होती है, 2 पीछे होती है, और वो जा रहे होते हैं। ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ फील्ड ड्यूटी है वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन एक माकूल गाड़ी होनी चाहिए। ये तो नहीं होनी चाहिए कि आप 3 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी लेके दें एक बंदे को, और वो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल पे पिक एंड ड्रॉप करता रहे या नॉर्दर्न एरिया में घूमने पे जाए उसके ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लक्षण ठीक नहीं है, हमें अपने लक्षण ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। और ऑस्टेरिटी मेजर्स बार हम कहते हैं हम ये लेंगे, वो करेंगे, इस तरह करेंगे, करते कुछ भी नहीं। हम इसी किस्म की अय्याशियों में लगे रहते हैं, और इसको अय्याशी कहना मेरा ख्याल है गलत कतन नहीं है। जो जायज़ आपकी चीज़ है वो आपको मिलनी चाहिए। जब आप उससे ऊपर जाते हैं तो वो फिर अय्याशी के ज़मरे में आती है।